तो दोस्तों बहुत बड़ी आप सभी को खुशखबरी। भारत का एक परम दुश्मन, एक ऐसा दुश्मन जो अपने आप बर्बाद हो गया। मैं अगर आपसे कहूं कि आपका कुछ दुश्मन था दुनिया में, कट्टर दुश्मन, जिस दुश्मन की कोई तोड़ नहीं, जिसकी एक इच्छा हो आपको बर्बाद करना, आपके विरोध में हर हथकंडा अपनाए, वो अपने आप ही एक दिन बर्बाद हो जाए। सोचिए आपके लिए कितनी खुशी की बात होगी। भारत के लिए आज उससे भी बड़ी खुशी की बात है दोस्तों। वो देश जो पाकिस्तान को भारत के विरोध में हथियार देता है, ड्रोन देने की बात करता है, जो कहता है हम पाकिस्तान को फ्री में ड्रोन दे देंगे लेकिन भारत का विरोध नहीं छोड़ेंगे, जो आज कश्मीर की मुद्दा पाकिस्तान से ज़्यादा दुनिया में उठाता है, जो हर बातों पर भारत को घेरता है, आज वो देश खुद ब खुद ढा गया है और वहाँ आज वो स्थिति आ चुकी है, समझिए कि पाकिस्तान की स्थिति उसके सामने बच्चा है। तो दोस्तों मैं ज़्यादा देर नहीं करता हूँ और मैं आपको उसकी जानकारी देता हूँ। तो चलिए, वो खुशखबरी है तुर्की। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ तुर्की। टर्की एक ऐसा देश है जिसका राष्ट्रपति एर्दोगन जब से बना हुआ है तब से वो भारत विरोध, सोचिए कि कट्टरपंथ और आतंकवाद की जो विचारधारा पाकिस्तान की थी, वही विचारधारा के साथ टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन सत्ता पर आए और इनकी केवल एक ही विचारधारा थी, आतंकवाद, कट्टरपंथ और इस्लाम धारा। यानी कि इनको इन तीन चीज़ों से मतलब था, केवल इस्लाम से, दूसरी कट्टरपंथ से और तीसरी केवल खलीफागिरी से, यानी इनको दुनिया का खलीफा बनना था। तो दोस्तों यहीं पे मैं आगे की बात करता हूँ। हमारे देश में कहावत है ना कि जब मुल्ला पिट गए बेगम से तो लट पटकते चौखट पे। इसका मतलब होता है, मैं बताता हूँ कि मुल्ला पिट गए बेगम से तो लट पटकते चौखट पे, यानी कि जब बीवी पीटती है ना मुल्ला जी को घर के भीतर, तो वो क्या करते कि गांव वालों ने नहीं देखा कि मुल्ला जी पीट गए, लेकिन उनको लगता है शायद कोई देख लिया हो, तो वो एक लाठी ला करके चौखट पर पटकते, यानी दरवाजे पर पटकते गांव को सुना करके, क्योंकि जिससे लगे कि नहीं मुल्ला जी पीट रहे हैं बेगम को, या मुल्ला जी भी गुस्से में पीट के निकले। यही होता है एर्दोगन। दुनिया में इस अगर अपने छवि को तुर्की में बचनाने के लिए उन्होंने आज इस्लामिक कट्टरता और खलीफागिरी का नारा दिया। लेकिन अब मैं बात करता हूँ उस न्यूज़ की, मैं उस खुशी की जो आपको मिलेगी। तो सबसे पहला आप एक रिपोर्ट देखिए, इंटरनेशनल रिपोर्ट है, इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर। देखिए दोस्तों तुर्की का स्थान, तुर्की को कितना महंगाई दर, बाकी को छोड़ दीजिए, वेनेजुएला वगैरह 150-250 वाले छोड़ दीजिए, मैं बात केवल तुर्की का करता हूं। उस लाइन में केवल दो देशों पर गौर कीजिएगा, एक तुर्की और दूसरा पाकिस्तान। गौर से देखिए, तुर्की के पास अगर इन्फ्लेशन रेट की बात की जाए, महंगाई दर 65%, 64 पॉइंट कुछ परसेंट, यानी कि लगभग 65% है, 65% महंगाई दर की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। महंगाई दर, आगे बढ़ते, पाकिस्तान में जो महंगाई दर है वो है 28.3%, यानी 3% उसे रखिए, 28.5%। सोचिए, आप न्यूज़ में देखते होंगे पाकिस्तान की जनता का त्राहिमाम, पाकिस्तान में इकोनॉमिकल क्राइसिस, पाकिस्तान में खाने को ही नहीं, पाकिस्तान ये हो गया। केवल 28.5% यानी 28.5% के आसपास की महंगाई दर। तो सोचिए तुर्की जिसकी महंगाई दर 65% है, पाकिस्तान से लगभग 2.5 गुना अधिक, उसके देश में कितना त्राहिमाम होगा। लेकिन तुर्की इस रिपोर्ट को छुपाता है और तुर्की की न्यूज़ मीडिया को दबाया जाता है कि वो अपनी जनता के तक ना पहुंचे, ना दिखाया जाए। और इसका प्रमाण मिलता है कि पिछले साल तुर्की के नए राष्ट्रपति जो एर्दोगन हैं, उन्होंने क्या किया, वहाँ जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक है RBI, तो तुर्की का भी सेंट्रल बैंक है, टर्किश सेंट्रल बैंक। तुर्की सेंट्रल बैंक के जो चीफ एडवोकेटर थे, CEO थे, उसे सस्पेंड कर दिया गया था। उन्होंने भले इस्तीफा दे दिया था। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एर्दोगन की तरफ से दबाव डाला जा रहा था कि तुम ये रिपोर्ट दो कि जो तुर्की है वो बहुत अच्छा है, तुर्की में कोई महंगाई दर नहीं है, बल्कि देश में और भी सस्ता हुआ है। अब आप सोचिए कि अगर ये रिपोर्ट अगर दे देती वहाँ की बैंक, तो जनता किसके विरोध में उठती रहती, सरकार या बैंक? तो वहाँ के जो CEO थे उन्होंने बोला हम सस्पेंड हो जाएंगे भाई, हम नौकरी नहीं करेंगे, इस्तीफा दे दिया। लेकिन बोला हम ये रिपोर्ट नहीं देंगे क्योंकि इससे सारी ब्लेम बैंक की आएगी और मेरी, और एर्दोगन बच निकलेंगे। और कल अगर सरकार बदली तो हालत हमारी टाइट होगी क्योंकि विरोधी हमसे पूछेगा। वो निकल लिया। आया दूसरा, उन्होंने इस रेट को छुपाया कि नहीं इन्फ्लेशन रेट इतना है, महंगाई दर इतना ही है, बेरोजगारी दर इतना है। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज़ देखिए दोस्तों, 65% का आंकलन कीजिए तो तुर्की अब वो किला है जो ढहने वाला है, तुर्की अब वो देश है जो आर्थिक बर्बादी में है। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। केवल इतना सा सोचिए दोस्तों, हमारे देश में डॉलर की अगर मैं बात करूं तो अभी 83 पॉइंट समथिंग है, सोचिए 83 पॉइंट समथिंग, और
और 17-18 में 80-81 के आसपास था, केवल 2 रुपये से कुछ पैसा बढ़ा, 2 रुपये कुछ। और 80 से अगर 83 की बात करें तो परसेंटेज में भी सोचिए तो 6 से 7%, मात्र 6 से 7% का ग्रोथ है मैक्सिमम। लेकिन मैं एक बगल में रिपोर्ट दिखा रहा हूं दोस्तों, एक बार वो देखिए। मैं ये ग्राफ गूगल से निकालूं, आप गूगल से निकाल सकते हैं। आज टर्की की लीरा का कीमत पूरी 31 रुपए के आसपास है, 30 रुपये 84 जो होता है ना, 30.84, यानी कि 30.84 लीरा, यानी कि 31 लीरा इज इक्वल टू $1। अगर हम बात करें इसे 2017 के कंपैरिजन में तो वो 7 लीरा इज इक्वल टू $1। सुनिए, 7 चौक 28, यानी कि 4.5% के आसपास में रेट गिरा है, यानी कि लीरा 4.5% सस्ता हुआ है डॉलर के हिसाब से। वैल्यू डॉलर कितनी बढ़ी है लीरा के हिसाब से, सोचिए उस देश में कितनी महंगाई दर होगी और वहां के लोग किस प्रकार से पिस रहे होंगे। केवल सोच करके कीजिए कि हमारा देश में 81 से 83 गया, 81 से 83। ऐसा नहीं कि हमारे यहां 2 से 3 होना बहुत बड़ी चीज है, लेकिन 81 से 83 होना परसेंटेज में बहुत कम है। लेकिन सोचिए उस देश का क्या हुआ होगा जहां पे 7 से 31 हो जाती है डॉलर की कीमत। और दोस्तों समस्या यहीं तुर्की की खत्म नहीं होती, तुर्की की समस्या तो यहां से शुरू होती है। सबसे बड़ी समस्या तब शुरू होती है जब वहां की जनता उस लीरा को बेच करके और डॉलर खरीद रहा है। यानी कि समझिए क्यों, तो तुर्की में कुछ लोगों ने आज से 50 लाख रुपए, आज से कुछ समय पहले 2017 में मान लीजिए मेरी नौकरी थी, मैंने नौकरी गवाह किया, मैंने पैसा कमाया, मेरी सैलरी मिली, मैंने उसे जमा किया और बैंक में रख दिया। कितना? 50 लाख रुपए। मान लीजिए 50 ने, मैंने 31 लाख रुपए रख दिया, कितना? बैंक में। अचानक आपको एक रिपोर्ट मिलती है 5 साल के बाद, 5 साल के बाद कि अब जो है वो डॉलर का वैल्यू इस हिसाब से हो गया। और टर्की जो है नाटो का मेंबर है, इसलिए वहां डॉलर आम बात है। अब इस हिसाब से सोचिए कि अगर आपको पता चले कि अब 30 लाख 7 लाख के बराबर हो गया, यानी 30 लाख रुपए 7 लाख रुपए के बराबर हो गया, आप क्या कीजिएगा? आप केवल उस कल्पना को कीजिए, आपको एक खबर आती है कि अपने बैंक में 7 लाख रुपए जमा किए, अब वो केवल 50% घट करके 3 लाख रुपए हो गई है। आपकी विचारधारा क्या होगी? आपको कैसा लगेगा? सोचिए वहां की जनता को क्या बर्बादी। लेकिन तुर्की की सरकार बहुत ही चालाक है। एर्दोगन कट्टरपंथ में, देखिए हमारे यहाँ पाकिस्तान में कहावत था ना कि घास की रोटी खाएंगे परमाणु बम बनाएंगे। तुर्की भी तो आखिर वही कट्टरपंथी मुसलमानों का देश है। वहाँ की विचारधारा कैसे हो सकती है कि हम काजू किशमिश खाएंगे फिर भी भाईचारा निभाएंगे? वो भी यही चीज़ कहेंगे कि घास की रोटी खाएंगे पर फिर भी काफिरों को मिटाएंगे। बस यही मानसिकता और यही कट्टरपंथ आज तुर्की को तबाह कर रहा है। और तुर्की में एर्दोगन की बार बार सरकार बनाई जा रही है। तुर्की में एर्दोगन की सरकार दोबारा आई, तिबारा आई और फिर आएगी, इसकी उम्मीद भी है। वहाँ पे अभी से ही सर्वे बताने लगा। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि भले ही घास की रोटी खा लेंगे फिर भी हम जिहाद फैला लेंगे। और यही विचारधारा तुर्की को ले डूबेगी। मैंने बोला ना दोस्तों कि इस्लामिक कट्टरपंथ और जब जिहाद की ओर कोई बढ़ता है, देखिए अगर आप बात करें यूएई की, तो यूएई मंदिर बनाया और धीरे धीरे ये वो निकल रहा है, क्योंकि वो इस चीज़ को समझ चुका है कि आने वाला भविष्य में ये नहीं है। लेकिन आज भी कट्टरपंथी जो आम मुसलमान हैं, जो पाकिस्तान हो या तुर्की हो या मालदीव हो, इनके जो आम मुसलमान हैं उन्हें कोई चारा केवल डाल दे जिहाद जिहाद जिहाद, कट्टरपंथ कट्टरपंथ कट्टरपंथ, आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद, बस ये एक मछली के भांति इस चारा को खा लेते बिना सोचे समझे और अंत में अपने ही देश को डुबा लेते हैं। खैर दोस्तों, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। और साथ ही साथ इस पर जो भी अगली रिपोर्ट आएगी मैं जरूर बताऊंगा आपको। मैं एक रिपोर्ट देता रहूंगा इसके ऊपर और हर अच्छी अपडेट। तो इंटरनेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैं कुछ दिनों से कहीं बिजी था, इसलिए मैं वीडियो नहीं लेकर के आ पा रहा था। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे साथ बने रहें। और हमारे चैनल पर पहली बार आए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।